हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों को जैसे पता है, हम लोग फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 21 तक विस्तार में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ और जितने भी उससे रिलेटेड केस थे, हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 22। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 22 क्या है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 22 भारतीय संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी और नजरबंदी से संबंधित मौलिक अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है। यह नागरिकों को क्या करता है, गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण कानूनी संरक्षण जो है वो प्रदान करता है। देखिए, आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत महत्वपूर्ण दो खंड है, जिसमें कि आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 1 और आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक एक करके हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ क्या लिखा है कि मनमानी हिरासत में लेने एवं बंदी बनाए जाने के विरुद्ध अधिकार, यानी पुलिस जो है, यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेता है तो उसको बंदी बनाए जाने का जो आधार है वो बताना होगा। अपने पसंदीदा वकील या विधि व्यवसायी से रक्षा का अधिकार, यानी कि वो क्या कर सकता है, अपने पसंदीदा वकील से कंसल्ट कर सकता है। कौन, व्यक्ति जिसे कि बंदी बनाया गया है। फिर देखिए, इसका अन्य अधिकार क्या है आर्टिकल नंबर 22 के अंतर्गत, कि 24 घंटे के भीतर उसके निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत करने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। देखिए, जो विदेशी शत्रु होगा ना, वो इसका अपवाद होगा, यानी विदेशी शत्रु को ये अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं है। निवारक नजरबंदी में बंद बनाए गए लोग भी इसका अपवाद है। नजरबंदी क्या होता है, डिटेंशन क्या होता है, बताइए। देखिए, नजरबंदी का जो अर्थ होता है, डिटेंशन जिसे बोलते हैं, उसका अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए उसकी स्वतंत्रता से वंचित करके किसी एक निश्चित स्थान पर रोक कर रखा गया है, ताकि वह क्या ना कर सके, बाहर कोई गतिविधि ना कर सके। उसको बोलते हैं कि नजरबंदी। आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर मूवी वगैरह देखते होंगे तो वहां पर बेसिकली जो क्रिमिनल होते हैं उनको नजरबंद कर दिया जाता है, यानी कि वह अब उनकी स्वतंत्रता से वंचित हो गए हैं और उनको कहीं पर भी आने जाने का जो है आवागमन का अधिकार नहीं है। वो एक जगह पर उनको बंद करके रख दिया जाता है। याद रखिएगा, ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि एक है दंडात्मक विरोध और दूसरा क्या हो जाएगा, निवारक विरोध। देखिए, दंडात्मक विरोध जो है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा, यह तब होता है जबकि किसी भी व्यक्ति ने कानून तोड़ा हो और उसे अदालत के द्वारा क्या हो गया हो, दोषी ठहराया जाया हो। और दोषी ठहराने के बाद दंडात्मक में क्या होता है ना, कि उसको जेल में रखा जाता है। किसको, दोषी को। याद रखिएगा, उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति ने कोई चोरी की है, ठीक है, कोई चोरी की है, अदालत उसे क्या करेगा, दोषी ठहराएगा और वह जेल भेजा जाता है दोषी ठहराने के बाद। तो यह क्या हो जाएगा, दंडात्मक नजरबंदी है, यानी कि उसे बेसिकली दंड के स्वरूप ये नजरबंदी प्रदान किया गया है, ठीक है। लेकिन जो निवारक नजरबंदी होता है, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि यह तब होता है जबकि किसी भी व्यक्ति ने अभी तक कोई ऐसा अपराध किया नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रशासन को ऐसा डाउट हो गया है कि मान लीजिए भविष्य में कोई अपराध ये कर दिया तो क्या होगा, इस तरीके का कोई डाउट है। ऐसे व्यक्ति को एहतियात के तौर पर हिरासत में रख लिया जाता है, यानी आशंका के आधार पर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि निवारक नजरबंदी। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो अगर पुलिस को सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति दंगा भड़काने की योजना बना रहा है, तो बिना अपराध किए भी उसे कुछ समय के लिए नजरबंद किया जा सकता है। याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि जो इंडिया है, ठीक है, वो जैसे कि इंडिया के खिलाफ कोई और कंट्री क्या हो जा रहा है, मान लीजिए कि इंडिया के खिलाफ कोई और कंट्री के साथ कुछ लोग मिल गए हैं इंडिया में से ही, ठीक है, बोलते हैं ना, जैसे देशद्रोही टाइप के लोग होते हैं जो इंडिया के खिलाफ मान लीजिए किसी और कंट्री से ऐसे कोई गुप्तचर बन के रह रहे हैं। तो इंडिया के मतलब जो पुलिस है, अगर उनको ये बात जो है वो डाउट हो जाता है, पता चल जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को जो कि किसी अदर कंट्री का साथ दे रहा है उसको वो नजरबंद कर सकते हैं। इसी को कहेंगे क्या, निवारक नजरबंदी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, इनमें ना कुछ बहुत ऐसा महत्वपूर्ण आपको अंतर दिखाई देगा। जैसे देखिए, दंडात्मक विरोध जो है वो विधि के उल्लंघन के बाद होता है, और इसमें क्या होता है, भविष्य में विधि के उल्लंघन की आशंका हो जाती है। और याद रखिएगा, दंडात्मक विरोध जो है वो न्यायालय के द्वारा दिया जाता है, परंतु जो निवारक नजरबंदी है वो पुलिस के द्वारा किया जाता है। दंडात्मक विरोध जो है वो मनमानी हिरासत में नहीं लिया जा सकता, याद रखिएगा, लेकिन
जो निवारक नजरबंदी है उसे मनमानी हिरासत में लिया जा सकता है। देखिए, इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो निवारक नज़रबंदी होता है वह बेसिकली बहुत कंट्रोवर्शियल है। जैसे कि इसमें बीच बीच में ऐसे कोई ना कोई इम्पोर्टेंट जो है कंट्रोवर्सी होती रहती है। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि बिना मुकदमा चलाए ऐसे हिरासत में कैसे लिया जा सकता है। यानी कि निवारक नज़रबंदी में बिना कोई भी अपराध किए बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाला जा सकता है, जो व्यक्ति के कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया के अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। जैसे कि आप लोग देखिए, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति केवल इस शक के आधार पर कि वह संभावित रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर सकता है जेल में रखा जा सकता है, जबकि उसने अभी तक कोई अपराध किया नहीं है। या फिर मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो डाउट है वो क्या है, गलत है, क्योंकि प्रूफ तो कुछ हुआ नहीं है, केवल डाउट के आधार पर उसको नजरबंद कर लिया गया है। तो इसका जो है वो क्या बोलते हैं, मिसयूज भी तो किया जा सकता है। जैसे आजकल जो लोग सत्ता में, मान लीजिए इसका मिसयूज किए, या फिर जो लोग आज से 5 साल पहले सत्ता में थे, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, ऐसा वाला एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पार्टी की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका मिसयूज जो है वो इजीली किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी ऐसी कमियां हैं। फिर आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर हम किसी को क्या कर दे कि डाउट के आधार पर जेल में बंद कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का तो हनन हो जाएगा ना। क्योंकि देखिए, नजरबंद व्यक्ति जो है उसको तो वकील रखने का भी अधिकार नहीं होता है। तुरंत गिरफ्तारी के कारण भी, जैसे कि मान लीजिए गिरफ्तारी का कारण बताना होता है ना, लेकिन नजरबंदी जो व्यक्ति होता है उस गिरफ्तारी का कारण तक नहीं बताया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि परिवार तक को भी सूचना नहीं दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें न्याय और पारदर्शिता की जो प्रक्रिया है उसको बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। और इसका जो मैंने फिर बताया कि इसका मिसयूज होने का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। और कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, जैसे मूवीज वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए कि पुलिस ने क्या कर लिया है, किसी को नजरबंद कर लिया है, और मान लीजिए वो व्यक्ति क्या है, निर्दोष है, लेकिन अपने किसी, बोलते हैं ना, अपने किसी लाभ के लिए या लाभ के किसी कारण की वजह से उसे नजरबंद करके पुलिस जो है वो लंबे समय तक क्या कर देती है, नजरबंद कर देती है। तो यह इस वजह से क्या हो जाता है कि जो वो दोषी नहीं होते हुए भी कई सालों तक जेल में रह जाता है, और उसका क्या होता है, समय भी बर्बाद होता है, फैमिली भी उसकी परेशान होती है, आसान भाषा में यदि मैं समझाऊं तो। लेकिन निवारक नजरबंदी जो है, मतलब उसकी जो अनुमति है वो निम्नलिखित शक्तियों के तहत दी गई। जैसे मान लीजिए कि एनएसए हो गया, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। फिर उसके पश्चात हो जाएगा मान लीजिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 हो जाएगा। फिर अगर और एक एक्ट देखें तो पासा हो जाएगा। पासा को क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। ये कुछ राज्यों में लागू भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज कह सकते हैं कि जो निवारक नजरबंदी है वो बेसिकली एक दो-धारी तलवार की तरह कार्य करती है। यदि सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए तो यह देश की सुरक्षा और शांति के तो काम आएगी ही, लेकिन इसके जो दुरुपयोग है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करने के लिए काफी है। और देखिए, लेकिन एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके के लैंग्वेज यूज करके लिखेंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे देखिए, यहाँ लिखा है भारतीय संविधान के अलोकतांत्रिक लक्षण। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में निवारक नजरबंदी के प्रावधान का कोई भी उदाहरण नहीं है, और वहां इसका प्रयोग जो है वो केवल आपातकाल के दौरान ही संभव है। फिर निवारक नजरबंदी के प्रावधान से मूल अधिकार अप्रासंगिक एवं क्या हो जाते हैं, महत्वहीन हो जाते हैं। फिर देखिए, इस प्रावधान से पुलिस राज्य की स्थापना हो जाती है और विधि के शासन का जो प्रावधान है वह नष्ट हो जाता है, और उसके अत्यधिक दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। फिर देखिए, मानवाधिकार संगठनी के द्वारा निवारक नजरबंदी के प्रावधानों का घोर विरोध किया जाता है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा भी निवारक नजरबंदी के प्रावधानों को समाप्त करने की अनुशंसा की गई है। तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा भी निवारक नजरबंदी के प्रावधानों को समाप्त करने की अनुशंसा की गई है। ये सारे पॉइंट जो है वो अपने आंसर में लिख सकते हैं। देखिए, जो निवारक नजरबंदी है उसको बनाने के क्या क्या आधार हो सकते हैं, याद रखिएगा कि जो संघ है वह सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखता है। जैसे आप कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी को वह ध्यान में रखता है, यानी कि इसमें आतंकवाद, जासूसी, राष्ट्र विरोधी कोई भाषण, कार्यक्रम जो है वो इत्यादि क्या होते हैं, शामिल होते हैं। उसके अलावा वो अखंडता को देखेंगे, और उसके पश्चात
सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि जो पब्लिक ऑर्डर है वो देखेंगे कि मान लीजिए कि जब किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति या कार्य से सामाजिक शांति और व्यवस्था भंग होती है, तब भी क्या हो सकता है, निवारक नजरबंदी बनाया जा सकता है। याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सांप्रदायिक हिंसा भड़काना हो गया, बड़े पैमाने पर कोई अफवाह फैलाना हो गया। फिर उसके पश्चात यहाँ लिखा होगा विदेशी, यानी कि विदेशी मामलों में अगर हस्तक्षेप हो रहा है फॉरेन अफेयर्स में, जैसे मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति की क्रियाएं जो है वो भारत के विदेशी संबंधों को बिगाड़ने की आशंका पैदा करती है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, निवारक नजरबंदी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि देखा जाए तो विदेशी एजेंसियों के साथ कोई षड्यंत्र हो गया, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा संपर्क जिसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा हो गया, और जैसे कि इसमें आ जाएगा आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये जिसे कि क्या बोलते हैं आप लोग, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, याद रखिएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए कोई संक्रमण हो गया, महामारी हो गया, इस टाइम पे भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अवैध प्रवासन हो गया है विदेशी नागरिकों का, तो इस टाइम पे भी हो सकता है। देखिए, लोक व्यवस्था फिर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ये राज्य कर सकता है, ठीक है। देखिए, वर्तमान में जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो वर्तमान में जो 1950 वाला एक्ट है वो लागू नहीं है। फिर उसके बाद 1971 का मीसा एक्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1950 जो था वो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है 1980 इसका पूर्ववर्ती था। याद रखिएगा, इसे अभी वर्तमान में समाप्त कर दिया गया था 1969 के टाइम पे, इसको समाप्त करके, बल्कि उसके बाद जब अपडेशन हुआ तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 लाया गया था। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य जो था वो भारत की सुरक्षा एवं सार्वजनिक व्यवस्था या फिर विदेशी मामलों के हित को जो है वो कहीं ना कहीं बिना मुकदमे में नजरबंद रखने का प्रावधान था। अगर विदेशी मामले का हित है उसके लिए क्या करना, लोगों को बिना मुकदमे के नजरबंद रखने का प्रावधान इसमें शामिल था। लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, इसके दुरुपयोग के चलते समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, हम लोग देखते हैं मीसा एक्ट 1971, यह क्या था। तो देखिए, मीसा का जो फुल फॉर्म है, सबसे पहले ये जान लीजिए मीसा का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा, देखिए जो मीसा है, मीसा एक्ट 1971, तो याद रखिएगा इसका जो फुल फॉर्म है वो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। यह भारत सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए बनाया गया एक कठोर कानून था। इसका उद्देश्य क्या था, भारत की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना। देखिए, इसमें क्या होता था कि सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। याद रखिएगा, अनिश्चितकालीन, ठीक है, अनिश्चितकालीन था यह कानून। और इसमें प्रमुख प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को जिसकी की जो गतिविधियां है वह राष्ट्र की सुरक्षा या फिर सार्वजनिक व्यवस्था या फिर शांति के लिए खतरा मानी जाती है, उसको क्या करना है, निवारक रूप से नजरबंद किया जा सकता है। फिर देखिए, हिरासत की जो अवधि थी वो प्रारंभिक रूप से कुछ महीनों के लिए थी, लेकिन इसे बिना न्यायिक प्रक्रिया के बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप लोग ने किसी भी दोषी को गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है, तो निवारक नजरबंदी के तहत उसमें कोई भी कानूनी प्रक्रिया हुए बगैर ही उसको क्या करते थे, उसकी निवारक नजरबंदी की अवधि को बढ़ा देते थे, मीसा एक्ट के जो है उसके फलस्वरूप, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि बंदी को अदालत में चुनौती देने का भी पूरा अधिकार इसमें प्रदान नहीं किया जाता था। इसका दुरुपयोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, स्पेशली जब इमरजेंसी लगा था 1975 में, आप लोगों को पता होगा। उस टाइम पे ना बहुत से विपक्षी नेता, पत्रकारों, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों को जेल में डालने के लिए जो है वो मीसा एक्ट का ही जो कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया गया था। तो उसके पश्चात बाद में इसे बंद कर दिया गया था। इसकी जो समाप्ति है वो हो गई थी कब, 1977 में इसको समाप्त कर दिया गया। देखिए, जो बेसिकली कोफेपोसा एक्ट है, जैसे कि जिसका जो पूरा नाम है वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज 1974, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बोल सकते हैं एक्ट था, और वर्तमान में भी है क्योंकि यह वर्तमान में भी लागू है। याद रखिएगा, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का वह था कि यह कानून जो है भारत में विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया था। आप नोट भी कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं बताते जा रही हूँ ना, शॉर्ट पॉइंट में कुछ ऐसे की पॉइंट होते हैं जो हमको कहीं ना कहीं याद रखने चाहिए। उसके लिए याद रख लीजिएगा कि बेसिकली जो यह एक्ट था वह विदेशी मुद्रा के संरक्षण एवं तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया था। 1970 के दशक में क्या हुआ था कि भारत को भारी विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा था, और तस्करी उस टाइम पे एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। इसी वजह से 1974 में इस एक्ट को बनाया गया था। यह भी क्या है, एक
निवारक नजरबंदी कानून के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा से संबंधित तस्करी या फिर हेरा फेरी, गैर कानूनी लेन देन हो गया, या फिर विदेशी वस्तुओं के गैर कानूनी आयात निर्यात के संदेह में बिना किसी मुकदमा चलाए ही हिरासत में लिया जा सकता है इस कानून के तहत, याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले अब ये देख लीजिए, टाडा जो है 1985 का एक एक्ट है। इसका जो पूरा नाम है वो है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1985, यानी कि आतंकी और विध्वंसकारी गतिविधियां निवारक अधिनियम 1985। ये याद रखिएगा कि यह भारत द्वारा बनाया गया एक कठोर और विशेष रूप से आतंकवाद निरोधक कानून था, जिसे विशेष रूप से पंजाब में उग्रवाद एवं कश्मीर में आतंकवाद, उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ती हुई हिंसा, आजकल आप लोगों ने मणिपुर वाला भी सुना होगा, ठीक है, और मतलब आए दिन वहाँ कहीं ना कहीं होता ही रहता, तो इन सबको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने के लिए इसे लाया गया था। और अगर इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हम जाने तो जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वह क्या था, भारत में आतंकवाद या फिर मान लीजिए कि अलगाववाद जो होता है उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करना। फिर उसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है वो प्रावधान थे, जैसे मान लीजिए कि किसी को भी 1 साल तक बिना मुकदमा चलाए ही बंदी बनाया जा सकता था टाडा के द्वारा, तो इसका दुरुपयोग बढ़ गया, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको क्या हो गया, इसको भी, ये भी वर्तमान में लागू नहीं है। याद रखिए, जो कट यहाँ पर किया गया है वो वर्तमान में लागू नहीं है, और ये वर्तमान में लागू है, याद रखिएगा, ये नहीं है। अगर एग्जाम्पल की बात करें टाडा के लिए, तो याद रखिएगा कि पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद के समय टाडा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। कई सिख युवकों को उग्रवादी होने के संदेह में टाडा के तहत ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे थे जो है वो निर्दोष साबित हो गए थे, तो यह कहीं ना कहीं क्या हो गया, इसका दुरुपयोग हो गया। फिर उसके बाद मुंबई बम धमाका जो 1993 में हुआ था, उस टाइम पे भी टाइगर मेमन हो गया, याकूब मेनन हो गया, इन आरोपियों पर टाडा लगाया गया था। हालांकि इसका आलोचना भी है वो होते रहता है बीच बीच में, जैसे देख लीजिए, क्योंकि इससे मानव अधिकार का हनन होता है, इसका दुरुपयोग भी बहुत होता है। मान लीजिए कुछ सरकार विरोधी गतिविधियों के लिए भी यह काम आता है, तो इस वजह से क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त किया गया था, 1985 में ये तो बना था, और 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया था। अब आगे देखिए 2000 का पीडीटीए एक्ट। देखिए, पीडीटीए एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो पूरा नाम है वो है प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज ऑफ स्मगलर्स एंड बुटलीगर्स, ड्रग्स ऑफेंडर्स एंड डेंजरस पर्सन एक्ट। याद रखिएगा, समटाइम्स क्या होता है ना कि इसको केवल पीडी एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीडी एक्ट, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट भी कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि हर राज्य में यह लागू नहीं होता है, किसी विशेष राज्य जो है उसमें लागू होता है, और मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये जो है वो लागू है। याद रखिएगा, इसका जो उद्देश्य है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, वो समाज में खतरनाक गतिविधियों में जो लिप्त व्यक्ति हैं उनको रोकना है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि समाज में कुछ ऐसे खतरनाक गतिविधियां होती हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। उन सारे लोगों को रोकने के लिए पीडीटीडी एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे कि मान लीजिए कि अगर बोला जा रहा है खतरनाक गतिविधि, तो ये जैसे कि क्या हो जाएगा, अगर एग्जाम्पल के रूप में समझे, जैसे मान लीजिए स्मगलिंग, जिसे हम बोलते हैं तस्करी, या फिर हो जाएगा शराब तस्करी, जिसे बोलते हैं बुटलेगिंग। फिर उसके पश्चात होता है मादक पदार्थों का व्यापार, जिसे बोलते हैं ड्रग ऑफेंडर्स, या फिर मान लीजिए कोई गुंडागर्दी हो गया, या फिर खतरनाक गतिविधियां। ये सभी किसके लिए, मतलब इसके रोकथाम के लिए बनाया गया था पीडीटीए एक्ट 2001। याद रखिएगा, ये सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए, और अगर इसको बेहतरीन एग्जाम्पल से हम समझे, तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बार बार क्या कर रहा है, नकली शराब बेच रहा है, और लोगों की जान को उससे क्या हो रहा है, खतरा हो रहा है, तो उसे पीडीटीए एक्ट के तहत हिरासत में लिया जा सकता है, ताकि आगे वह ऐसा कार्य ना करे। जैसे मान लीजिए किसी भी ड्रग माफिया के गिरोह का कोई ऐसा मेंबर है जो कि बार बार पकड़ा गया हो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से वह क्या हो जाता है, छूट जाता है, तो उसे भी पीडीटीए एक्ट के तहत निवारक रूप से नजरबंदी बनाया जा सकता है। आई होप कि ये जो है सारा आपको समझ में आया होगा। ये वर्तमान में भी लागू है, याद रखिएगा, लेकिन ये जो है वो ये तीनों लागू नहीं है। अब देखिए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, जिसे कि हम कहते हैं यूएपीए एक्ट 2004, ठीक है, यूएपीए एक्ट 2004, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो पूरा नाम है वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट एक्ट 2004।
याद रखिएगा ये ऐसा एक महत्वपूर्ण कानून है जो कि भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के खिलाफ किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को रोकने के लिए बनाया गया था। मूल रूप से इसका जो उद्देश्य था वो आतंकवाद नहीं बल्कि देश विरोधी गतिविधियों को रोकना था, यानी कि वह सारी गतिविधि जो कि कहीं ना कहीं देश विरोधी है। जैसे देखिए 2004 में सरकार ने क्या किया, जो पोटा एक्ट है जिसको जिसको कि हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, उसको क्या कर दिया था इन लोगों ने, निरस्त करके, और उसका दुरुपयोग पर क्या कर दिया था, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये जो एक्ट है पोटा, ठीक है मैं लिख देती हूँ पोटा, इसका क्या होने लगा, बहुत दुरुपयोग होने लगा। पोटा का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और जब इसका दुरुपयोग शुरू हो गया था तो उसके पश्चात इसको क्या कर दिए, हमेशा के लिए हटा दिए यानी निरस्त कर दिए गए, और उसके पश्चात लाया गया था उस टाइम पे यूएपीए एक्ट 2004। अब अगर देखें इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसी एक संगठन है, जैसे कि मान लीजिए इंडियन मुजाहिदीन या फिर आईएसआईएस, ठीक है, इस तरीके का कोई ऐसा संगठन है जो भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल हो, तो सरकार क्या करेगी, उसे यूएपीए 2004 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है। अगर दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो जैसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध रूप से यानी कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों को फंड करता है, उस पर ऐसा डाउट है किसी भी व्यक्ति पर कि वह क्या कर रहा है, आतंकी गतिविधियों को फंडिंग करने का कार्य कर रहा है, तो उस पर क्या कर सकते हैं, यूएपीए 2004 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है और उसकी सारी संपत्ति को जब्त भी किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए लिखा है निवारक नजरबंदी में बंद व्यक्तियों के अधिकार क्या क्या है, आइए उसे विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता और अधिकार निरपेक्ष नहीं है, यानी एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर कहीं ना कहीं एक प्रतिबंध जो है वो लगाया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए कुछ कठोर और आपवादिक प्रावधानों का भी उल्लेख है। निवारक नजरबंदी के अंतर्गत बंद व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लेख भी अनुच्छेद नंबर 22 क्लॉज 4 से लेकर क्लॉज 7 तक किया गया है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि आर्टिकल नंबर जो 22 है क्लॉज 4 यानी खंड 4 जो है वह क्या कहता है, वह कहता है कि बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के 3 महीने से अधिक नजरबंद नहीं किया जा सकता, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप ये पूरा आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 4 जो है उसको अच्छी तरह से जो है अपने आंसर में लिख सकते हैं। फिर उसके पश्चात है आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 5, यानी कि बंदी को कारण बताना और बचाव का अवसर देना आवश्यक है, ऐसा बोला गया है आर्टिकल नंबर 22 खंड 5 में। उसके पश्चात होता है अनुच्छेद नंबर 22 जिसमें कि खंड 6 है, वह कहता है कि राष्ट्रीय हित में कारण की पूरी जानकारी जो है वो रोकी जा सकती है। फिर है आर्टिकल नंबर 22 खंड 7, इसमें संसद जो है वो कुछ मामलों में 3 महीने से अधिक नजरबंदी की अनुमति कानून द्वारा दे सकती है। ये इसीलिए ये जो चारों आर्टिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए लिखा है कि जिनमें ये उल्लेखित है कि नजरबंद व्यक्तियों को नजरबंदी की सूचना दी जाएगी एवं इसके विरुद्ध उसे अपना पक्ष रखने का भी अधिकार प्राप्त होगा। अब आगे देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा नजरबंदी में रखना है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की एक समिति का गठन करना होगा, जिसके निर्णय के बाद ही व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा के लिए जो है वो हिरासत में रखा जा सकता है। फिर देखिए 4th है कि निवारक नजरबंदी का प्रावधान जो है वो केवल पुलिस का विशेषाधिकार नहीं है, अपितु इस पर न्यायपालिका का भी नियंत्रण जो है वो बना हुआ है। इसका निष्कर्ष क्या है कि निवारक नजरबंदी का जो प्रावधान है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं एकता, अखंडता की संरक्षण में सहायक है, परंतु इसके दुरुपयोग से स्वतंत्रता का हनन होता है, इसलिए इसमें कुछ बुराई भी है। बाकी ये सारी चीजें तो मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाया है कि कैसे कैसे दुरुपयोग होता है। पूरा 24 मिनट का जो आज का क्लास है वो हम लोगों ने केवल एक ही आर्टिकल समझने में लगाया है, आर्टिकल नंबर 22 में, ताकि आपके पास कोई भी ऐसा डाउट जो है वो शेष ना बचे, इसलिए मैंने ऐसा किया है, इसलिए इसको इतना विस्तार में बताया है। अब हम लोग देखिए आर्टिकल नंबर जो 23 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसे भी काफ़ी डिटेल्ड में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।